नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की खास पेशकश सुपर 100। सुपर 100 में आज हमारे साथ हैं 4 बार के सांसद अशोक प्रधान जी। अशोक प्रधान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं अशोक प्रधान जी से। अशोक प्रधान जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज जिस पोजीशन पर आप हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है और राजनीति में शायद ही बहुत कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। तो आपका जो सफ़र है, जैसे आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपका जो प्रोफाइल है, जो आपने संघर्ष किया, वो 0 से स्टार्ट किया। तो उसके संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे आने वाले राजनीति में लोग समझ सकें कि राजनीति इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा पहले अपने संघर्ष के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। राजनीति जो है, राजनीति एक आदमी का शौक है और समाज की सेवा करने की भावना है। आदमी कैसे समाज की सेवा कर सकता है और समाज कैसे उसको आगे प्रेरित करेगा, उस राजनेता को, वो डिपेंड करता है उस राजनेता के ऊपर। जब आप शुरू से, मैं बचपन से ही मुझे शौक था, मतलब इवन मैं जब 12-13 साल का था, जब से मुझे गांव में काम करने का, गांव की सफाई करने का, गांव की नालियाँ साफ होनी चाहिए, गांव में मच्छर नहीं होने चाहिए, गांव के अंदर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, लाइट कैसे आएगी, उस समय लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी आए, कैसे मेरा, मतलब कैसे मेरे गांव का उद्धार हो। तो उसमें हम लोग लगे रहते थे और एक टीम बना के, एक टीम वर्क हमारा होता था लड़कों का, सेम एज का। और यहाँ तक कि हम उस समय लाइब्रेरी सुना करते थे, लेकिन लाइब्रेरी गांव में तो होती नहीं थी। हम एक अखबार, एक अखबार मंगाया करते थे और वो सारे गांव वालों को, जो लोग वहाँ इकट्ठे होते थे हमारी चौपाड़ के ऊपर, वहाँ गाँव की चौपाड़ के ऊपर, तो वह सबको पढ़ के सुनाया करते थे कि आज ये खबर है, आज ये खबर है, आज ये खबर है, आज ये खबर है। मुझे याद है कि जब एक बार हम लोगों ने पेपर उस समय शुरू में मंगाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई। तो अगले दिन वो समाचार जब हमने सबको सुनाया, क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं होते थे, ना टीवी होते थे, ना इतने चैनल हुआ करते थे, ना इतना मीडिया, सोशल मीडिया था नहीं, तो एक माध्यम वही था, या तो रेडियो और या वो आया करता था एक दूरदर्शन। और दूरदर्शन भी वो झिलमिल होती थी, कई बार साफ नहीं आता था और मुश्किल से 1-2 प्रोग्राम, या तो थोड़े समाचार समझ लो, और या एक चित्रहार आता था और इतवार को एक पिक्चर आती थी। तो उस समय लोगों के अंदर अवेयरनेस, लोगों के अंदर उस समय जागृति पैदा करना, तो हम लोग एक न्यूज़पेपर से सारे गांव को सुनाया करते थे। तो वो भावना चलते चलते, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि हम लोगों ने बाद में, जब हम लोग गांव की साफ सफाई में रहे, और अब सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे गांव के अंदर काउंसिलर भी मेरे गांव का रहा, मेरे गांव का एमएलए भी मेरे गांव का रहा, मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर भी मेरे गांव का रहा, कॉर्पोरेटर भी मेरे गांव का रहा, और एमपी भी मैं रहा। मेरे बड़े भाई साहब एमएलए भी बने, फर्स्ट विधानसभा जो 1903 में दोबारा दिल्ली की विधानसभा जब एग्जीक्यूट हुई, और उसके अंदर वो एमएलए रहे। तो इस गांव को एक बहुत बड़ा वो मिला हुआ था कि भाई कोई ना कोई प्रतिनिधि इस गांव से रहे। तो वो जो एक करा हुआ काम होता है किसी समाज सेवा का, और किसी समाज सेवक का, वो दिखाई देता है। तो उसमें हम लोग लगातार उस काम में लगे रहे, और यहाँ जब हम बड़े हुए तो हम लोगों ने, मुझे याद है कि एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू की, लेकिन ये इस नाम से नहीं शुरू की। एक जनरल लोगों को इकट्ठा किया, 10-10 रुपये सबसे शेयर के लिए हम लोगों ने, और हमने कहा कि साहूकार प्रथा खत्म करेंगे। साहूकार क्या होता था कि लोगों की शादी होती थी, तो साहूकार के पास 4-6 लोगों को, गांव के जो प्रमुख लोग थे, उनको लेके जाता था कि मुझे, मेरी बेटी की शादी है, तो 5,000 रुपये चाहिए, 3,000 चाहिए। तो उस समय उसकी बड़ी वैल्यू होती थी, उतने में शादी ब्याह होते। तो क्या करता था वो जो 4-5 लोग हुआ करते थे, पहले तो उनकी सेवा करता था बेचारा वो,
50-100 रुपये तो उन पर खर्च कर दिए, 100-200 रुपये। फिर वो साहूकार के पास गया, साहूकार ने कहा ठीक है, अच्छा तुम भैया 1 हफ्ते बाद दूंगा तुम। फिर उनकी सेवा करी, उनको लेके गया। जब वहां से लेके आया तो फिर उनकी सेवा की, तो बेचारे के 5,000 में 500 रुपये वैसे निकल गए। फिर उसका इंटरेस्ट 1 महीने का मिति काट लेता था पहले साहूकार उसको, और उसको हाथ में कुल मिला के वही 4,000 पड़ते, तो उसमें वो शादी करता था। और उसका ब्याज इतना होता था, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसका वो भी उतारता था, फिर उसके बच्चे उतारते थे उस ब्याज पर। यहाँ तक कई बार तो ये होता था कि जो घर या कोई खेत छोटा मोटा है उसको भी दे बैठता। तो उसका इतना बड़ा, हम लोगों ने जब समझे इस चीज को, देखा, हमने कहा हमारे साथ इतना अत्याचार, तो हम लोगों ने एक थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी बनाई 10-10 रुपए की शेयर से, और उससे हम लोग लोन देना शुरू कर दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जिसके घर में बेटी की शादी होगी, सेकंड प्रायोरिटी जिसके घर में बेटे की शादी होगी, थर्ड प्रायोरिटी किसी का छोचक होगा बेटी का, किसी का सुंदरा जाना का उसके लिए है, सगाई के लिए है। तो ऐसे करके फिर उसके बाद मकान बनाना है किसी को उसके लिए, तो एक ऐसे वो फिक्स कर दिए उसके कि आदमी उन दायरे में रहेगा। और वो ऐसे चली कि ना तो वो रजिस्टर्ड है आज की डेट में, अब आज की बात कर रहा हूँ, मैं 96 तक उसका प्रधान है, उसका प्रधान 3 ही पोस्ट होती थी, प्रधान, कैशियर और एक सेक्रेटरी जो इसको देखता था। और कोई पेड नहीं, जो रजिस्टर होता था जिसके नाम लिखे होते थे, जो कुछ भी था वो सब अपने घर से हम लोग अपने लगाते थे। और वो ऐसे चली कि आज उसके ऊपर लोग लाखों रुपए ब्याज लेते हैं। आज भी मेरे गांव में अगर जाकर देखोगे आप तो लाखों रुपए ब्याज लेते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा लेने वाला कोई नहीं होता, और इतना पैसा हो गया, और मतलब लोग लाखों रुपए लेते हैं, और इंटरेस्ट क्या, मतलब कई बार तो 50 पैसे भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, मतलब इतना ज्यादा वो हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस सोसाइटी ने आज पूरे गांव के अंदर वो साहूकार प्रथा खत्म कर दी, और सब सेल्फ डिपेंडेंट, सब के अपने पैसे, वहां से शादी हुई वहां से लिया, घर बनाना वहां से लिया, और आज कई बार तो लेने वाला नहीं होता पैसों, वो इतनी बड़ी हो गई है। और दिवाली पे उसका वो मिलता है बोनस लाखों रुपए में मिलता है एक मेंबर को। तो वो छोटा सा बीज जो बोया था, और वो जो आज वट वृक्ष बन गया। तो ऐसे काम हमने शुरू से किए। गांव के अंदर कोई अगर शराब बेच रहा है तो उसको पुलिस को बुलाया, उसको पकड़वा दिया। कोई गलत काम जुआ खिलवा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको पकड़वाया। तो इन कामों में लगे रहे, और गांव को किस तरह से आगे बढ़ाते चले गए। और वही जज्बा हमारे सामने आया। बड़े भाई साहब मेरे फादर प्रधान थे, फिर बड़े भाई साहब मेरे 51 गाँव के प्रधान हो गए, हरिजन कल्याण संघ बन गया, उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका भाई साहब की रही। उसके बाद मैं उसमें चला गया, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसे करके ना एक अलग पहचान हम लोगों की बनी, और उस पहचान का ही एक बहुत बड़ा महत्व रहा हमारी जिंदगी के अंदर कि बड़े भाई साहब एमएलए बने, 4 बार मैं एमपी बना, और भारत सरकार में मंत्री बना, और फिर मेरी पार्टी आरएसएस की बैकग्राउंड, मेरी स्वयंसेवक था मैं। फिर स्वयंसेवक होने के नाते बीजेपी, जब बीजेपी बनी तो उस समय हम लोग पार्टी में बीजेपी में रहे, और वही सब चीज़ें बढ़ते बढ़ते बड़े भाई साहब मेरे 67 में शायद पहली बार इसके कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से, जनसंघ हाँ, वो लड़ा। उसके बाद फिर मतलब बढ़ते बढ़ते लोग कहाँ पहुँचे, और 4 बार सांसद बनना, फिर
पार्टी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर कि जो लाइफ एक गांव में चल रही थी उसी लाइफ को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मुझे लगता है कि अगर ज़मीन से जुड़े हुए हो आप ग्रास रूट के कार्यकर्ता हो तो निश्चित रूप से आप ऊपर जब पार्टी के अंदर कोई आपको दायित्व मिलता है, पार्टी आपको कोई दायित्व देती है तो आप बाखूबी उसको निभा सकते हो अगर आपके अंदर व्यवहार कुशलता है, आपके अंदर समाज के लिए काम करने की भावना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हो, समाज के दुख दर्द को समझ सकते हो, समाज की परेशानियों को समझ सकते हो तो निश्चित रूप से सब समझोगे और आपके अंदर भावना होगी तो उसका निराकरण करने की कोशिश करोगे। और जब आप कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा भी, ईश्वर भी, परमेश्वर भी आपको सहायता करता है आपकी और आपको आगे बढ़ाता है। और मैं थोड़ा सा धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ तो इसलिए मैं ये भी सोचता हूँ कि साथ साथ परमात्मा की मर्जी भी होनी चाहिए। और बीजेपी में 4 बार सांसद रह के मैंने देखा है, काम करके देखा है, लगातार सांसद 4 बार रहना। अच्छा अशोक जी, जिससे आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और मास पब्लिक से बीच से आते हैं, आपने सर्वाधिक भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले सांसद थे उस समय, छोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज़्यादा वोट आपने प्राप्त किए थे। तो उस वाक्य के बारे में बताएं और कैसा लगा था कि आपने सर्वाधिक वोट से विजय होने के बाद में किस तरह महसूस किया? नहीं देखिए, जब मुझे प्रदेश में सर्वाधिक वोट मिले थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वैसे तो हम बच्चों की तरह थे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उन्होंने अपने नेताओं से बड़ा कुछ सीखा और उन्होंने के उस पर हम लोग चले हैं दिखाए हुए रास्ते। तो उन्होंने कहा कि भाई ए अशोक प्रधान खड़े हो जाओ, पार्लियामेंट की बात तो खड़े हो जाओ। ऐसे खड़ा हुआ मैं तो मैंने कहा जी आदेश करें। मैंने सुना पता नहीं क्या करती हो, कहने का आप देख रहे हैं अशोक प्रधान है, ये मेरे से भी ज्यादा वोट लेके आए हैं प्रदेश के अंदर। मैं प्रधानमंत्री होते हुए चुनाव लड़ रहा था और अभी कहां से वोट लाते हुए इतने। मैंने कहा जी हम तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा और कमंडल में आपकी फोटो और लेके घूमते हैं, पार्टी का नाम लेके, पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का जो मार्गदर्शन है वो लेके जाते हैं और जनता वोट देती है। कहने कि मैं तो खुद जाता हूँ, तुम मेरी फोटो लेके घूमते हो, मैं खुद घूमता हूँ, फिर मैं इतने वोट क्यों लेके आया। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, ये जो मुझे वोट मिले हैं ना, ये वोट आपको ही मिले हैं, ये बीजेपी को ही वोट मिले, मुझे अशोक प्रधान को नहीं मिले। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, उन्हीं से मैं बना, उन्हीं से इतने वोट हुए। तो खैर एक ऐसा भी वो था, लेकिन अच्छा महसूस होता है कि अगर आपने कुछ किया, अच्छा किया है, तो जब भी पार्टी एक बार, जनता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, मतलब जब भी चुनती है ना, तो जब कुछ कर रहे हो आप। और मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत कुछ किया है। अब देखो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय देखो आप। अच्छा, आप सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो उस समय आपका क्या अचीवमेंट था? क्या आपने ऐसे नए काम किए थे उस समय? आप पार्टी में केंद्रीय मंत्री रहे थे और उस समय क्या ऐसा अचीवमेंट था, कौन सा मंत्रालय आपके पास था जो आप बता सकते हो दर्शकों को? देखिए मेरे पास फूड रहा, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रहा मेरे पास फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जब मेरे पास था तो
मुझे याद अच्छी तरह से कि एमएसपी का बहुत बड़ा मामला चल रहा था उस समय। तो एमएसपी का बढ़ाने का तो हम लोगों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को एमएसपी बढ़वाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे राजस्थान के, और हमारे बहुत बड़े नेता थे, वो मेरे पास सारे सांसदों को लेके आ गए। शेखावती की बात करो, तो लेके आगे कहने लगे कि इस बार हमारे यहाँ बाजरा बहुत हुआ है और हमें बाजरे को एमएसपी में लाना है, इसका रेट फिक्स कर दो, एमएसपी इसका रेट फिक्स कर दो, तो इसका रेट फिक्स कर दो एमएसपी। मैंने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं। उस समय शांता कुमार जी मेरे साथ हुआ करते थे। मैंने कहा जी कैबिनेट मिनिस्टर शांता कुमार जी है और माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्हीं के कहने शांता कुमार जी तो है नहीं है, वो तो बाहर है और हमें ये करवाना है, तो आप पता करो। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। तो कहने लगे फिर कैसे होगा? तो मैंने कहा जी माननीय प्रधानमंत्री से मिल लो। तो उन्होंने कहा आप बात करो। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की कि ऐसे ऐसे आए हुए शेखावत जी है, उनके सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और वहाँ के नेता हैं, एमएलए हैं, कई दूसरे और बाकी पार्टी लोग भी हैं सारी, तो अब इसमें कहने लगे आप क्या समझते हो? मैंने कहा जी मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम दूसरी फसलों को लेते हैं, हमें बाजरा भी लेना चाहिए, क्योंकि ये एक राजस्थान का महत्वपूर्ण फसल है, इसको भी हमें लेना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं कहा जी मैं इसको कर रहा हूँ। और उसी समय हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसी समय से लागू कर दिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद एक हमारा बाई इलेक्शन था, चूरू का लोहारू कहीं का था, राजस्थान का, वो हम बहुत अच्छे वोटों से जीते इसी को। तो ये बहुत अच्छा रहा टेलीकॉम में। उसके बाद मैं चार्डी में थोड़े समय रहा मैं चार्डी, लेबर में चला गया। लेबर में भी ठीक रहा, तो फंड वगैरह के लिए हमने आवाज़ उठाई। लेकिन आईटी जब हम टेलीकम्युनिकेशन में गए तो वहाँ मुझे काम करने का बड़ा मौका मिलता है। जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर मोबाइल फ़ोन है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी और उसको करवाया मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से। उस समय वहाँ मोबाइल सर्विसेज नहीं थी। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल सर्विसेज वो, तो ये काफ़ी काम ऐसे हैं जो हम लोगों ने उस समय किए और करवाए हैं। और उस समय की अचीवमेंट जो सरकार की थी वो तो सब लोग जानते ही हैं कि मोबाइल टेलीफोन जो एक लैंडलाइन था, ये दिल्ली के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 साल बाद मिला करता था, बहुत बड़ी ब्लैक हुआ करती थी। और उसके बाद वो खोल दिया सारा, लोग लेने वाले नहीं हुए मोबाइल फ़ोन। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 6-6 महीने, साल पहले हमारे पास क्षेत्र के लोग आते थे, कहते मेरी बेटी की शादी, एक कनेक्शन देना है, वो हमारा बुक कर दो अभी से ही, तो हमें दे देना आप यहाँ से, उनका देंगे अभी। और नहीं मिलता था कई बार, तो 25 के ऊपर मिलते थे एमपी, वो खत्म किया। और गैस ऐसा कर दिया कि सिलेंडर लेने वाला कोई नहीं होता था, गलियों में घूमते थे सिलेंडर लेके। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत ऐसी अचीवमेंट्स हैं। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की अचीवमेंट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, उससे बहुत सारी अचीवमेंट। और आज तो सारा बदल चुका मामला। आज तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का नक्शा बदल दिया। अच्छा, उस समय का और इस समय का राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव देखते हैं? मैं देखिए, उस समय बहुत कम समय सरकार रही भी तो टुकड़ों में रही, और बहुत सारे दलों के साथ रही, कई बहुत दलों को मिला के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई है। लेकिन एक सफल सरकार चलाई उन्होंने, और एक ऐसी सरकार थी जिसने काम भी किए। लेकिन आज जिस ढंग से माननीय मोदी जी खुल के काम कर रहे हैं, खुल के फैसले ले रहे हैं, आज की सरकार खुल के फैसले ले रही है, और ऐसे फैसले जो पूरी तरह से देश हित में तो है ही,
लेकिन विश्व के अंदर उन फैसलों का एक अलग मतलब एक अलग सम्मान है, इज्जत है। आज देश के मान सम्मान को उन्होंने पूरे विश्व के अंदर, वो विश्व के पटल के ऊपर अलग से पेश किया है। मतलब आज लगता है कि इस देश का भी, पहले हम सुना करते थे और कभी जाया भी करते थे, जाने का मौका मिलता था तो हम लोगों को वो महत्व नहीं मिलता था जो एक महत्व मिलना चाहिए एक नागरिक को, दूसरे और मुल्कों के नागरिकों को मिलता था। लेकिन आज वहाँ के जो हमारे यहाँ के लोग विदेशों में बसे हुए हैं, उनसे पूछो जाके कि आज उनकी कितनी इज्जत है, उनके देश की कितनी इज्जत है, आज भारत की कितनी इज्जत है। आज भारत के लिए लोग परक पावड़े बिछा के बैठे होते हैं, दूसरे देश का हेड ऑफ स्टेट आएगा तो हम उनका स्वागत ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मैंने मोदी जी ने कमाल कर दिया, इस सरकार ने कमाल किया। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से मैंने मोदी जी ने कमाल किया सरकारी फैसलों में, सरकार को आगे बढ़ाने में, ऐसे ही हमारे देश के होम मिनिस्टर जो है अमित जी, अमित शाह जी, उन्होंने भी कमाल किया। जिस ढंग से 370 का फैसला, 35 का फैसला उन्होंने लिया कश्मीर का, ये कोई छोटे फैसले। इसके अलावा संगठनात्मक उनकी जो सोच, उनकी जो विचारधारा, उनका जो संगठन के ऊपर पकड़ और जिस ढंग से दूरदर्शी है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका कोई सानी नहीं। और उसी की वजह से आज आप उन सब चीज़ों की वजह से आप देख रहे हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी की वजह से देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यूपी के इलेक्शन होने वाले और आप, क्योंकि कर्मभूमि आपकी उत्तर प्रदेश है, तो क्या देखते हैं, मतलब यूपी के इलेक्शन में क्या उम्मीद है आपको और किस तरह की स्ट्रेटजी आप या बीजेपी अपना रही है? देखिए, बीजेपी का सीधा फंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना। हमारी देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, देश के मुखिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने, उन्होंने लोगों का दिल जीता है। दिल वैसे नहीं जीत लिया, हवा में नहीं जीता, उन्होंने काम किया है, विकास किया है, एक प्रदेश को मजबूत बनाया है। माननीय योगी जी का आज देखो ना, लॉ एंड ऑर्डर, आज कानून व्यवस्था देखो प्रदेश की, कितना यहाँ गुंडा रास्ता, आज बदमाश ढूंढने को नहीं मिलते हैं। वारदात होती है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है, एक्शन होता है तो लोगों को पकड़ा जाता है, उनको सजाएं मिलती है। तो आज जो कुछ उन्होंने किया वो एक ऐसी उपलब्धि है जिसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस विकास के ऊपर, उस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उस छवि के ऊपर जो उन्होंने, लोगों को नौकरियां मिली है। मतलब पहले तो सिर्फ बातें होती थी, लेकिन अब लोगों को नौकरियां मिली है। मतलब जिस ढंग से किसानों का लाभ, किसानों को जो लाभ मिले हैं, मैं कुल मिला के अगर कहूँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना विकास ये पिछले इन सालों में हुआ है, योगी जी के और मोदी जी और अटल जी के समय, मुझे लग रहा है इतना विकास अगर तुम मोदी जी का ये समय देख लो, माने प्रधानमंत्री जी का और माने योगी जी का देख लो, तो मुझे लगता है कि पिछले इतने लंबे समय को उठा के देख लो, कांग्रेस के या जो पहले सरकारें, कहीं दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल अंधी आंख से दिखाई देता है कि हाँ एक सरकार चल रही है, अंधी आंख से दिखाई देता है कि विकास हुआ है, एक अंधी आंख से दिखाई देता है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, एक अंधी आंख से दिखाई देता है कि किसान को एक अच्छी जिंदगी मिली है, एक अंधी आंख से दिखाई देता है कि जो बच्चे हैं, जो लड़की हैं, जो लड़के हैं, उनको शिक्षा मिल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खाली श्लोक नहीं है, ये जमीन पे उतरी है सब चीजें, और उसको वो सब कुछ दिखाई देता है। और वही एक सब चीजें मिलके, वो सारी चीजें मिलके भलाई उत्पन्न करती है हमारी पार्टी के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसी के दम के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले से ज्यादा सीटें लेके आएंगे।
तो सरकार बनाई। अच्छा, पिछले 2 साल से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी ने इफेक्ट किया है और हिंदुस्तान को भी किया है। बहुत सारी नौकरियाँ गई हैं, बहुत सारे व्यवसाय बंद हो गए हैं या बिजनेस में बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का जो बिजनेसमैन है, किस तरह की उनको होप देना चाहेंगे आप? हर बिजनेसमैन के लिए, जिस ढंग से हर ट्रेड के लिए सरकार ने अपने खजाने खोले, सरकार ने सहयोग किया है और लगातार कैटेगरी वाइज कर रही है सरकार, तो उससे पहले से अच्छा हुआ है। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं, कोरोना वायरस का इफेक्ट तो पूरे विश्व के ऊपर हुआ है, लेकिन इतना बड़ा, इतनी जनसंख्या का देश और इतनी आसानी से उस सब को झेलते हुए और मजबूती के साथ खड़ा है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल पूरी तरह से सुदृढ़ है काम। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और उसको लेके सरकार ने बहुत कुछ किया है। और आज जिस ढंग से किसानों को आप देख रहे हैं, किसानों को DAP सस्ता हो गया, किसानों के गन्ने के रेट, किसानों के गेहूं के रेट, सब कीमतें बढ़ गई, MSP बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। तो आज कुल मिला के देखो तो एक रोजगार देने का काम और रोजगार के साथ एक अच्छी जिंदगी देने का काम सरकार ने किया है। अच्छा, किसानों को आप बताने कितना सारा काम किसानों के लिए सरकार ने किया है। हाँ। उसके बाद भी किसान आंदोलन या किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जो किसान सड़कों पर बैठा है ना, वो अब किसान नहीं है। वो उन किसानों को, कुछ किसानों को सामने करके पीछे से जो राजनीतिक पार्टी है वो अपनी रोटियां सेक रही है, क्योंकि तकरीबन सब राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी होती थी? कांग्रेस। कांग्रेस का आज कहीं जनाधार है नहीं। जो बाकी रीजनल पार्टीज है उनका जनाधार वैसे गिर चुका है पूरी तरह। तो वो किसी ना किसी तरह से किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला के वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी किश्ती इनके बल पे तर जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ सरकार कर रही है और सीधा लाभ पहुंचा रही है वो किसान देख रहे हैं। असली किसान को तो घर में बैठे हुए लाभ मिल रहा है, किसान को पता लग रहा है कि मेरे खेत के अंदर सरकार का क्या योगदान है, वो देख रहा है। मेरे परिवार में क्या योगदान है आज सरकार को, वो देख रहा है और सरकार से मुझे क्या मिला पता लग रहा है। तो इसलिए ये वो आंदोलन नहीं है जो एक आंदोलन था। आंदोलन जब शुरू हुआ तो किसान थे, लेकिन अब तो आंदोलन बदल के ये तो कुछ और हो गया। ये तो एक, इसके अंदर तो राजनीतिक दल जुड़ते गए और आंदोलन बिखरता गया और आज जो सरकार कर रही है वो मतलब है ही नहीं ना कहीं, ये कुछ कह ही नहीं सकते किसी। सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए, सरकार ने कहा आओ तो बात करो ना बैठ के, क्या बात कर रही है, बात करो, हमारे दरवाजे खुले, अगर या तो हमें सेटिस्फाई कर दो। तो मतलब उनका ये नहीं है कि भाई ये आंदोलन इसलिए कि किसानों को लाभ मिले, ये आंदोलन इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों को लाभ मिल जाए, वो उसका लाभ होता है। इस व्यस्त शेड्यूल के अंदर अपने परिवार के लिए थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, किस तरह टाइम निकाल पाते हैं? क्या उनसे मतलब परिवार वालों का आपसे शिकायत नहीं रहती कि पूरा दिन समाज सेवा में? उसमें देखिए, जो समाज सेवा के अंदर होता है उसका परिवार भी ये समझता है कि भाई हमारा काम और समाज का ज़्यादा है। मेरे बच्चे समझते हैं कि हमारे फादर कम है, लेकिन समाज की सेवा करने के वाले ज़्यादा है, समाज सेवक ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं जो समाज से मिलता है, जो समाज से मान सम्मान मिलता है, जो समाज से एक शोहरत मिलती है, जो एक समाज से हम लोगों को प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा परिवार का भी होता है ना, परिवार को भी मिलता है, तो उससे खुशी होती है। तो अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हर इंसान के अपने कुछ पर्सनल शौक भी होते हैं, कुछ रुचियाँ होती हैं, तो आपकी क्या रुचि है जो खाली वक्त मिलता है, अगर उसमें क्या काम करते हैं आप, किस तरह का? नहीं, खाली वक्त में पढ़ाई भी करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं, या मूवी देखते हो? या नहीं, मूवी तो मैं नहीं देखता हूँ, लिटरेचर पढ़ लिया, कुछ अच्छा, अगर टीवी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें, अब तो गूगल है और दूसरी चीज़ें हैं, यूट्यूब, बहुत कुछ इंटरनेट, बहुत कुछ आपको मिलता है।
मूवी में समय इतना हम लोग बस तो नहीं होता मूवी देखे, लेकिन ये दूर है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो वहाँ से मिलती हैं। अच्छा, दो चीज़ें पूछ जाऊँगा। एक तो वो कि वो कौन सी आपकी आदत है जिसकी वजह से आज आप अशोक प्रधान हैं और एक इतने बड़े नेता हैं, और कोई ऐसी बुराई जो आप लगता है कि हाँ मुझे वो और सुधारनी चाहिए, उससे और अच्छा हो सकता है? देखिए, अशोक प्रधान हूँ मैं तो मेरा व्यक्तित्व कम, लेकिन मेरी पार्टी का जो एक अस्तित्व है बहुत ज़्यादा है। तो पार्टी ने जो मौका दिया है मुझे, इस पटल के ऊपर बैठा दिया है कि एमपी का चुनाव लड़ा के मुझे इतना बड़ा वो दे दिया कि मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। तो ये सबसे पहले तो पार्टी के बाद जो काम करने की भावना है, जो सेवा की भावना है, जो लोगों के साथ जुड़ने की भावना है। रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी कोई आए तो उसकी बात सुननी चाहिए, उसको समझना चाहिए। तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो बात की बात, लेकिन तुम्हारा प्रयास होना चाहिए। तुम फोन करके प्रयास करो, तुम जाके प्रयास करो, तुम कह के प्रयास करो। अब कितना होता है, सारे काम तो कर नहीं सकता ना आदमी। अगर मान लिया कोई 10 काम है तो 10 में से 5 भी किया आपने और 5 के लिए प्रयास किया, तो लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, कोशिश तो की, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोशिश तो की। ये एक जो चीज़ है वो मेरे अंदर टूट के भरी है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों के प्रति भी और जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, पूरी तरह से। और वही समर्पण जो है मेरा, वो मेरी पहचान है। और यदि आपकी किसी कमी की बात की जाए, खामे की बात की जाए, जिससे आप सोचते हैं कि हाँ ये अगर सुधर जाए तो अच्छा है, या आपको महसूस होता हो कभी? कमियाँ तो बहुत सारी इंसान के अंदर होती है। मतलब कुछ एक ऐसी जैसे गुस्सा लग जाता है या किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी से, बहुत सारी कमियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आदमी को कई बार हाँ कई बार चीज़ें होती हैं। और राजनीति के अंदर तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है, तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। और ये कमी नहीं है, इसको कमी नहीं कहते, बल्कि ये तो आपके अंदर का एक वो है, मानस है जो बाहर आता है निकल के। तो सब चीज़ें हैं। अच्छा, राजनीति में जो नए लोग आना चाहते हैं, युवा आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ उनको बताना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें आप आए तो ये चीज़ें जरूर? नहीं, युवाओं को आना चाहिए बिल्कुल। अब तो राजनीति बदल गई है बिल्कुल। आज जो राजनीति है वो बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति होकर निकल के आ रही है बाहर। अब जो कुछ मनोहर मोदी जी ने और इस तरह हमारी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसने काफ़ी कुछ छलने में छान दिया है। और वो जो छना है तो वो इतना साफ सुथरा सा दिखाई देने लगा है कि आने वाला समय बहुत अच्छा राजनीति का होगा। और युवाओं को आना चाहिए आगे, और आके अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और एक अच्छी ईमानदारी के साथ, कर्मशीलता के साथ और लोगों के विश्वास को जीतने के साथ आनी चाहिए। जो नारा मैंने प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये ऐसा नारा है जिस नारे को लेकर युवा चलेंगे तो निश्चित रूप से आज के वक्त में तो वो समाज का बहुत भला कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। अशोक प्रधान जी, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा इस प्रोग्राम में एक बार दोबारा से धन्यवाद करता हूँ आपको। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ 4 बार के सांसद अशोक प्रधान जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। हमें उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत सुंदर होगा। जय हिंद, जय भारत।